Hi guys, my name is Ashish and I'm back with another video and it's being recorded from laptop. So kindly ignore the bad video quality. So today's topic is gonna be about fan cultures, right? So I have something to show. Let's see. So this is an article which is created by AI and let's see this article. So, this article is about the psychology of fan cultures, identity, belonging, and the rise of cult-like followings in the digital age. So, ये AI ने बनाया है, but it has been introduced and taken help of various sources. All right, तो हम जानेंगे कि क्या क्या लिखा है इसमें क्या है. समरी पढ़ लेते हैं. द साइकोलॉजी ऑफ फैन कल्चर encompasses the intricate dynamics of identity, belonging, but as fandoms evolve from localized groups into expansive online network, they provide individuals with sense of community. Okay, okay, okay. All right. So the summary says that कि दस जो फैन कल्चर की साइकोलॉजी है एनकम्पास करती है इंट्रिकेट डायनामिक्स को आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के और कल्ट लाइक फॉलोइंग के फिनोमेनन को भी एक्सप्लेन करती है ये सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी बिहाइंड दिस. फैंडम्स इवॉल्व हुए हैं लोकलाइज ग्रुप से ऑनलाइन नेटवर्क में बहुत पुराने टाइम से फैन कल्चर्स चले आ रहे हैं और अब तो ऑनलाइन पे इमर्जेंस होने की वजह से बहुत से फैन कल्चर्स बहुत मतलब राइज हुए हैं काफी सारी चीजें आएंगे. राइट. फैंडम की सिग्निफिकेंस जो है मतलब बिलोंगिंगनेस और सपोर्ट में ही नहीं और भी चीजों में ये कल्चरल नैरेटिव्स को शेप करती हैं. ये बिलोंगिंगनेस को फोस्टर करती हैं और सपोर्ट को सॉर्ट ऑफ फोस्टर करती हैं. ये कल्चरल नैरेटिव्स को सॉर्ट ऑफ शेप करती हैं और कंज्यूमर बिहेवियर को भी शेप करती हैं. राइट. रिसर्च इंडिकेट ये भी करती है कि फैन एंगेजमेंट सेटिस्फाइड वेरियस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करती है फैन कल्चरलिज्म एंड एलिविएट करती है लोनलीनेस को यानी कि हटाती है लोनलीनेस को सॉर्ट ऑफ एक सोल्यूशन निकालती है लोनलीनेस का थ्रू फैन एंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप विद मीडिया फिगर्स एंड एनहांसिंग सेल्फ एस्टीम. राइट. एक ग्रुप एफिलिएशन से फैन कल्चर्स बेसिकली क्या होता है. फैन कल्चर्स में होता है कि हम अपनी आइडेंटिटी को जोड़ देते हैं किसी एक ग्रुप से. और ग्रुप कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का ग्रुप हो सकता है, किसी भी तरह के फिगर का ग्रुप हो सकता है. मतलब फैन कल्चर बेसिकली मर्ज होता है एक बहुत सारे लोगों से मिलकर जो कि एक किसी कॉमन एंटिटी के लिए एंटिटी के फैन है, एंटिटी के मतलब सॉर्ट ऑफ एडमायरर्स हैं और चाहने वाले हैं और फैंस हैं. राइट. और उससे एक नया कल्चर पैदा होता है विच इज फैन कल्चर. और ये ऑब्वियसली बहुत से लोगों से मिलके बनता है. ये ग्रुप का बहुत मतलब ग्रुप में फिट इन होने के लिए काफी प्रोमिनेंट है फैन कल्चर्स में कि ग्रुप में फिट इन होते हैं, ग्रुप में सेंस ऑफ कम्युनिटी फील करते हैं जो लोग एक सेम फैन ग्रुप में होते हैं और बहुत सी चीजें हैं. और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, कुछ गलत चीजें भी है. टॉक्सिक बिहेवियर होता है, हरासमेंट होती है, गेट कीपिंग होती है. फैन कम्युनिटीज में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. सपोर्टिव नेचर मतलब हो सकता है कि वो भी हो कि सपोर्टिव नेचर उतना ना हो. राइट. फैन कल्चर्स में मेंटल हेल्थ के इम्प्लीकेशंस भी आ सकते हैं फैंस एंड क्रिएटर्स के ऊपर. राइट. Additionally, rise of intense parasocial relationships can lead to entitlement and obsessive behaviors, complicating the relationship between fan and the media figures they admire. पैरासोशल रिलेशनशिप होती है जब आप किसी सेलिब्रिटी को जानते हो और आप एक स्क्रीन के थ्रू उन्हें देखते हो, स्क्रीन के थ्रू उन्हें जानते हो, लेकिन वो आपको नहीं जानते. तो दैट्स अ पैरासोशल रिलेशनशिप. इट्स नॉट रियल. It's like your relationship with a person or you sort of know a person through the digital media, so the digital lens of yours and you don't know actually know them. So इसमें राइज होता है तो ये ऑब्सेसिव बिहेवियर्स में काफी कंट्रीब्यूट करता है. ऑल राइट. सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स.
तो कुछ चीजें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के दौरान की फैंडम्स काफी पहले से चले आ रहे हैं, चार सेंचुरी से चले आ रहे हैं, इवॉल्विंग सिग्निफिकेंटली थ्रू वेरियस सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो ऑब्वियसली फैन कल्चर्स भी इवॉल्व हुए हैं इसके साथ, राइट। फैन कल्चर के ओरिजिन जाते हैं प्रिंटिंग प्रेस बाय जोहानस गुटेनबर्ग इन 1440, which democratized access to information and allowed for the dissemination of ideas to broader audience। जब न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आया जोहानस गुटेनबर्ग के द्वारा 1440 में, जिसने इंफॉर्मेशन का एक्सेस डेमोक्रेटाइज कर दिया, यानी कि बहुत वाइडली लोगों को एक्सेस दे दिया इंफॉर्मेशन का। तब ये चीजें सामने आना शुरू हुई और एक कल्चरल शिफ्ट शुरू हुआ, जिसके अंदर लोग अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर पाते, कम्युनिटीज को फॉर्म कर पाते, और एक सॉर्ट ऑफ शेयर इंटरेस्ट शेयर कर पाते, एक कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर पाते। और अम, जो हम आज के टाइम पे फैन कल्चर्स को जानते हैं, उनकी फाउंडेशन रखी बेसिकली उस समय पे 1440 के बाद, राइट। कि जब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, जैसे जैसे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज होना शुरू हुआ, सबके हाथ में आना शुरू हुआ, वैसे वैसे फैन कल्चर्स की भी शुरुआत होना शुरू हुई, फैन कल्चर्स इवॉल्व होना शुरू हुए, राइट। तो यही है कि 17वीं शताब्दी में दिस enthusiasm evolved into what could be termed as collecting, with individuals identified as lovers or connoisseurs of specific cultural artifacts। अभी आर्टिफैक्ट्स वगैरह चीजें थी, it could not refer as amateurs who engage in their passions primarily for enjoyment। बेसिकली 17वीं शताब्दी में इस एंथुजियाज्म इवॉल्व हुआ, जिसको टर्म दिया गया कलेक्टिंग, जो कि इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाइंग एज लवर्स और कॉन्शोर्स और स्पेसिफिक कल्चरल आर्टिफैक्ट्स थे। ये एंथुजियास्ट अब जाने जाते हैं एमेच्योर्स, जो कि एंगेज करते हैं पैशन, कुछ इन पैशंस में जिनके अंदर सिर्फ उन्हें एंजॉयमेंट है, ना कि कोई कमर्शियल गेम, राइट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फैंडम, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है फैंडम का, वो शेप लेना शुरू हुआ अर्ली 20th सेंचुरी में। So, 1940s marked a pivotal moment in publication of letter columns in science fiction magazine like Amazing Stories, where fans could share their thoughts and connect with others। तो अर्ली 20th सेंचुरी में ये चीजें आना शुरू हुई, जहाँ पे लेटर कॉलम्स आना शुरू हुए पब्लिकेशंस में, जहाँ पे फैंस अपने थॉट्स लिख सकते थे और बाकी लोगों से कनेक्ट हो सकते थे, राइट। तो उसके बाद फिर दिस फैसिलिटेटेड फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी सेंटर्ड अराउंड कॉमन इंटरेस्ट। तो इसके बाद ही कम्युनिटीज का खुलना शुरू हुआ, कम्युनिटीज का आना शुरू हुआ, बेस्ड ऑन वेरियस कॉमन इंटरेस्ट, वेरियस चीजें। तो दैट्स अबाउट वन थिंग। इसके बाद कॉमिक कॉन हो गया, एनिमे कॉन हो गया, एंड ये सब चीजें आज भी चली आ रही हैं, राइट। डिजिटल एज ने ट्रांसफॉर्म कर दिया फैंडम के डायनामिक्स को। And with the rise of internet and social media platforms, fans now interact in real time, blurring the lines between content creator and consumers। तो स्पीड और स्केल जो फैन एंगेजमेंट का बढ़ा है थ्रू डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल एवोल्यूशन, ये काफी मतलब लार्ज स्केल पे हुआ है। फॉलो, लाइक, डायरेक्टली कम्युनिकेट, ये सब करना, मतलब इट हैज गिवन, बहुत स्केल पे हो गई हैं सारी चीजें, राइट। साइकोलॉजिकल थ्योरीज पे आ जाते हैं कि फैंडम की साइकोलॉजिकल थ्योरीज और साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है फैंडम की, राइट। अब फैंडम फैंडम बेसिकली कि फैन होना, या फिर एक फैन कल्चर का पार्ट होना, एक कम्युनिटी का पार्ट होना, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये फॉर्म करता है एस्केपिज्म की तरह, जहाँ पे एक इंसान अपने मे बी नॉट सो गुड जिंदगी, मे बी ऐसी जिंदगी जहाँ पे मतलब हो सकता है कुछ जिंदगी में खराबी है, उन सब चीजों का एस्केप करके एक एक इंस्पिरेशन ढूंढ सकता है, एक सोलियस ढूंढ सकता है, एक एक शरण ढूंढ सकता है, आ, या फिर एक एम्पावरमेंट ढूंढ सकता है अपने फेवरेट नैरेटिव को फॉलो करके, या फिर कैरेक्टर को फॉलो करके, या फिर अपने फेवरेट एक्टर, फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, फेवरेट सबको फॉलो करके कुछ ना कुछ एक एस्केपिज्म ढूंढ सकता है अपनी जिंदगी से। तो एस्केपिज्म की तरह काम करती है। इनमें एंगेज करना लोगों के लिए बहुत बहुत सारी चीजों का कारण बनता है। लोग अलग अलग इमोशन से गुजरते हैं, एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, काफी सारी चीजें, राइट। तो पैरासोशल रिलेशनशिप भी फैन मर्ज होती हैं फैंस के द्वारा, जो कि वन साइडेड अटैचमेंट, जैसे कि मैंने बताया, पैरासोशल रिलेशनशिप होती है जहाँ पे आप वन साइडेडली कनेक्ट होते हो किसी से, आप जानते हो इस इंसान को लेकिन वो आपको नहीं जानते,
तो ये है कि ये आपके कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल नीड्स को कहीं ना कहीं फुलफिल करता है, आपकी लोनलीनेस को कहीं ना कहीं सॉल्व करता है, तो उसमें ये काम आता है। सेल्फ एस्टीम इन पैरासोशल इंटरेक्शंस। सेल्फ एस्टीम एक क्रिटिकल फैक्टर माना गया है पैरासोशल रिलेशनशिप्स में। तो इसमें पाया गया कि इंडिविजुअल्स जिनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है वो स्ट्रॉन्गर पैरासोशल रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करते हैं अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ, अपने कैरेक्टर्स के साथ जिनके सिमिलर सेल्फ एस्टीम लेवल्स हैं। और इमोशनल लैंडस्केप जो व्यूअर्स का होता है वो सिग्निफिकेंटली शेप करता है अपन जो मीडिया पर्सोना है, मीडिया के लोग हैं उनके साथ, राइट। तो बेसिकली ये है कि जिन बेसिकली पाया गया है कि जिनकी सेल्फ एस्टीम कम है या फिर लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्गर पैरासोशल इंटरेक्शंस, पैरासोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। और रियल लाइफ में भी और मीडिएटेड कॉन्टेक्स्ट, राइट। अटैचमेंट स्टाइल्स एंड फैन एंगेजमेंट। अटैचमेंट थ्योरी बहुत से इंसाइट्स ऑफर करती है कि इंडिविजुअल कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ और सेलिब्रिटीज के साथ। इंडिविजुअल जिनके सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होते हैं वो पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली रिलेशनशिप्स बनाते हैं मीडिया फिगर्स के साथ, perceiving them as trustworthy and reliable। कन्वर्सली जिनकी एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल्स होती हैं वो क्लिंजी बिहेवियर्स एग्जिबिट करते हैं, हाइटेंड नीड फॉर रीअश्योरेंस एक्सपीरियंस करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। एंड जो उनके प्रो सोशल बिहेवियर्स को भी अफेक्ट कर सकता है या फिर स्टेबल रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट कर सकता है, बोथ इन रियल एंड फिक्शनल आइडेंटिटीज। तो दिस कैन बी देयर एज वेल। आइडेंटिफाई फॉर्मेशन विद फैंडम्स। अब एक रोल प्ले फैंडम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके आइडेंटिटी डेवलपमेंट में, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस होती है आपकी 13 से 18 19 की एज, जहाँ पे अम, आप अपनी आइडेंटिटी को डेवलप कर रहे होते हैं, क्रूशियल ईयर्स होता है काफी। तो उसके अंदर आप अपने जो ऑब्वियसली जो आइडेंटिटी है उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो और आप सॉर्ट ऑफ देख रहे हो कि, और उसके डेवलपमेंट में काफी रोल प्ले करता है फैंडम्स। नॉट नेसेसरीली पॉजिटिव बट कैन बी एनीथिंग। Individuals navigate their identity, they seek belonging and purpose through their connections with fandoms। कि लोग अपने आइडेंटिटी कई बार बना लेते हैं इन फैंडम्स के साथ, इन ऑनलाइन कल्चर्स के साथ, इन ऑनलाइन चीजों के साथ। तो दैट कैन आल्सो बी अ थिंग, राइट। एंड they often seek belonging and purpose through their connection with fandoms, so which allows for exploration and expression of self। Um, this engagement not only helps foster a sense of community but also provide a platform for individuals to mirror positive behaviors. As fandom becomes a space for self-expression, it underscores the importance of belonging and shaping one's identity during formative years। जब एक फैंडम आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन को एक्सप्लोर करने का एक जगह बन जाती है, तो ये हाईलाइट करती है इम्पोर्टेंस ऑफ बिलोंगिंग इन शेपिंग वंस आइडेंटिटी, कि आप किस चीज से बिलोंगिंग जोड़ लेते हो अपनी। तो अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में आप जिस चीज से बिलोंगिंग जोड़ लेते हो वो आपकी पर्सनालिटी में सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, एक एक सॉर्ट ऑफ रोल प्ले करती है आपकी आइडेंटिटी में, आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मीडिया एंड पैरासोशल रिलेशनशिप, कि डिजिटल मीडिया क्या फर्क पड़ा है पैरासोशल रिलेशनशिप्स में। डिजिटल मीडिया ने ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरा का पूरा लैंडस्केप पैरासोशल रिलेशनशिप का, और ये एनेबल करता है फैंस को ज्यादा एंगेज करने के लिए, ज्यादा इंटीमेटली और फ्रिक्वेंटली एंगेज करने के लिए अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुके हैं ऐसे जो कि फैसिलिटेट करते हैं ऐसे चीजों को और स्ट्रेंथनिंग दीज रिलेशनशिप्स, ऑफन ब्लरिंग लाइंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। ये एवोल्यूशन जो है एक एक और नीड भी पैदा करता है कि इसके साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस को स्टडी करने की, इसके साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस को देखने की कि क्या इनसे साइकोलॉजिकली इंसान पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। मेंटल हेल्थ और पर्सनल आइडेंटिटी पे भी इनका इफेक्ट पड़ सकता है। डिजिटल एज में नेविगेटिंग दीज बॉन्ड रिक्वायर सेल्फ अवेयरनेस टू मेंटेन हेल्थी एंगेजमेंट, कि आप वर्चुअली डिजिटली जुड़ के आप एक हेल्दी बॉन्ड बनाओ, और सेल्फ अवेयरनेस का एक बहुत
important role है इनमें. In digital age, navigating these bonds require self-awareness to maintain healthy engagement with both virtual and real-world relationships. So, it plays a key role कि आप self-aware हो कि आप क्या कर रहे हो. कि psychological factors in fan culture कि जो की साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो होता है इमोशनल कनेक्शंस एंड लॉयल्टी. फैन साइकोलॉजी हाईलाइट करती है इमोशनल कॉग्निटिव बिहेवियरल एलिमेंट्स जो कि फंडामेंटली फैंडम को एक्सप्लेन करता है. एंड इसके कई कारण है फैंडम को एक्सप्लेन करने के. बहुत से कारण है. डीप कनेक्शन विद इंडिविजुअल फ्रॉम देयर इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग. बहुत सी चीजें हैं, फैक्टर्स आते हैं. नॉस्टैल्जिया, शेयर्ड एक्सपीरियंस, इनेट ह्यूमन डिजायर, ये वो, ग्रुप का पार्ट बनना, ग्रुप में फिट इन होना, सब होना. आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग कि आप अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी जोड़ देते हो अपने किसी फैन होने से. अपनी पूरी पर्सनैलिटी बनाते हो किसी इंसान के किसी चीज का फैन होना. तो फैन कम्युनिटी आपको चीजें अलाउ करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये एक्सट्रीम पे चले जाए तो इसके कुछ गलत चीजें भी हैं. रिसर्च इंडिकेट्स दैट इन्वॉल्वमेंट इन फैंडम कैन पॉजिटिवली कोरिलेट विद फैक्टर्स जैसे सोशल कनेक्टेडनेस. श्योर, सोशल कनेक्टेडनेस आपकी बढ़ सकती है, सेल्फ एस्टीम बढ़ सकती है, stuff like that. But collective identity not only provides emotional comfort but also okay, ग्रुप लॉयल्टी आ जाती है, एंड स्टफ लाइक दैट. एस्केपिज्म एंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट. फैन कल्चर्स एस्केपिज्म, जैसे कि पहले बताया, एस्केपिज्म का एक तरीका बनती है. और इमोशनल इन्वेस्टमेंट का भी एक एक सॉर्ट ऑफ फैक्टर बनती है. राइट. साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क एंड अटैचमेंट डायनामिक्स. काफी सारे अटैचमेंट डायनामिक्स हैं कि आपकी कैसी अटैचमेंट है, उस हिसाब से आप रिएक्ट करोगे फैंडम को लेके. राइट. कम्युनिटी एंड कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस की बहुत से कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं कम्युनिटी में. कि जो लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर एंटिटी के फैंस हैं, वो लोग साथ में चीजें करते हैं, साथ में एक्सेप्टेंस ग्रुप का पार्ट बनते हैं, साथ में चीजें करते हैं, शिट लाइक दैट. अगेन सेम थिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हैं. कम्युनिटी बिल्डिंग, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशंस, बहुत सी चीजें हैं. डिजिटल एंगेजमेंट एंड लाइफस्टाइल, एक्टिविज्म एंड सोशल इम्पैक्ट, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कल्ट लाइक फॉलोइंग, ये इंटरेस्टिंग है. कल्ट लाइक फॉलोइंग आ जाती है कि फैंडम इवॉल्व हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स सोशल नेटवर्क्स में जो कि कल्ट लाइक फॉलोइंग को रिजेंबल करते हैं. कि इसमें इन ग्रुप्स में डीप सेंस ऑफ आइडेंटिटी और बिलोंगिंग जोड़ दी जाती है अपने फैंडम के द्वारा, लोगों के द्वारा, फैंडम के लिए. कि कलेक्टिवली हम एक ही उसका पार्ट बन जाता है, कल्ट लाइक फॉलोइंग बन जाती है. राइट. दिस शिफ्ट हैज enabled फैन टू कनेक्ट थ्रू शेयर. तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके कि क्या है. कल्ट लाइक फॉलोइंग के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिविटी, इंटेंस लॉयल्टी, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अस एंड देम कि हमारा ग्रुप ऐसा है, उनका ग्रुप ऐसा है, हम बहुत बढ़िया हैं, वो वैसे हैं, सब लाइक दैट. तो ग्रुप बाउंड्रीज और सेंस ऑफ बिलोंगिंग और ये सब एलिवेटेड हो जाता है बहुत ज्यादा कल्ट लाइक फॉलोइंग्स में. एंड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डायनामिक्स कि कुछ कल्चर्स बहुत ज्यादा ही अगले लेवल पर एंगेज हो जाते हैं और बहुत अलग लेवल पर एंगेज कर जाते हैं चीजों को लेकर, इफ यू नो व्हाट आई मीन. तो दैट हैपेंस. पावर डायनामिक्स शिफ्ट कर जाते हैं ड्रामेटिकली एंड सब लाइक दैट. रोल ऑफ न्यू मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं फैसिलिटेटिंग इस तरह के कल्ट लाइक डायनामिक्स फैंडम में. कॉम्बैटिंग टॉक्सिसिटी, कम्युनिकेट नेगेटिव इफेक्ट्स कर लाइक पोटेंशियल टू. बेसिकली इनमें टॉक्सिसिटी आ सकती है, बहुत कॉमन है, बहुत हमने देखा ही है. सब चीज, आरसीबी से लेके, आरसीबी विराट कोहली से लेके, धोनी से लेके, एनी फैन कल्चर, बॉलीवुड, हॉलीवुड, बीटीएस फॉर दैट मैटर, बीटल्स होता था एक टाइम पे, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पीपल, रोनाल्डो, मेसी, फुटबॉल, क्रिकेट, all kinds of fan cultures have very cult-like followings, and toxicity is very common, right? So it's important to establish guidelines, right? डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूल्स देख लेते हैं. ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का ऑब्वियसली एक बहुत बहुत तगड़ा रोल है इसमें कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म शेप करते हैं. ऑनलाइन कम्युनिटीज आ गई, एंगेजमेंट आ गई है, फैंडम आ गया, आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन आ गया. ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, स्पेसेस में बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एवरीथिंग. कंज्यूमर बिहेवियर भी इम्पैक्ट होता है इससे. फैन कल्चर से कंज्यूमर बिहेवियर भी इम्पैक्ट होता है.
मतलब फैन फॉलोइंग्स में जो चीजें आ रही हैं उनके मर्चेंडाइज बिक रहे हैं, मतलब जो कोई लोग प्रमोट कर रहे हैं चीजें एंड शिट लाइक दैट। पूरी पूरी इकोनॉमी है, कंज्यूमर इकोनॉमी, पूरी पूरी फैन इकोनॉमी है। एनिमे की फैन इकोनॉमी है, क्रिकेट की फैन इकोनॉमी है, फुटबॉल की फैन इकोनॉमी है, सब पूरी पूरी इकोनॉमीज है। तो इट्स देयर, कंज्यूमर बिहेवियर आता है, कल्चरल इम्पैक्ट तक आ जाता है। राइट, पूरा का पूरा जापान इज एनिमे कल्चर, यू नो, एंड पूरा का पूरा साउथ कोरिया इज देयर के पॉप कल्चर। तो कल्चरल शिफ्ट आ जाता है, सॉफ्ट पावर में काफी चीजें आ जाती हैं। एल्गोरिथमिक इन्फ्लुएंस की, एल्गोरिथम भी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है ऑनलाइन फैंडम का, कि एक कोई चीज वैसे बहुत वायरल हो रही है तो उसके ऑब्वियसली बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग एंगेज होंगे एंड नेचुरली एक कम्युनिटी बन जाएगी। राइट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। कल्चरल इम्प्लीकेशंस, काफी सारी चीजें कि कल्चरल इम्प्लीकेशंस भी आ जाते हैं इसके। मेन स्ट्रीम कल्चर में इन्फ्लुएंस होता है, नीश कम्युनिटीज राइज करती हैं कि बहुत कोई स्पेसिफिक चीज की कम्युनिटी है, कोई स्पेसिफिक बहुत ही नीश चीज की कम्युनिटी है, वो भी फ्लरिश करती हैं, कंज्यूमर एंगेजमेंट बढ़ता है, ब्रांड इंटरेक्शन बढ़ता है, और बहुत सी चीजें हैं। फैंडम एज व्हीकल फॉर सोशल चेंज, फैंडम एज अ व्हीकल फॉर सोशल चेंज, दिस इज आर्ग्यूएबल बट ओके। क्रिटिसिज्म भी बहुत सारी है, इस पे आ जाते हैं। फैन कल्चर्स में क्रिटिसिज्म बहुत सी आती हैं कि श्योर पॉजिटिव्स हैं बट नेगेटिव्स भी होते हैं। तो toxic fan behavior, one of the most significant criticism of fan culture is prevalence of toxic behavior among some fans. This includes harassment, cyberbullying directed at creators, other fans, or even actors who do not align with certain expectations. Such behavior is often exacerbated by anonymity of online platforms, which can lead to toxic environment that negatively impact both individual and broader fandom community. The escalation of these behaviors can result in real life consequences for victims, contributing to growing concern about the mental health effects of toxic fandoms. Basically, टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाती है थ्रू दिस। राइट, बहुत से फैंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, जो कि अपने अराउंड लोगों के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, अपने अराउंड लोगों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जो लोग उनके मेंटालिटी से, जो लोग उनके फैन से अलाइन नहीं करते, उनको लोग गाली बकते हैं, उनको लोग खराब बुला भला बोलते हैं, उनको लोग ट्रोल करते हैं, उनको लोग हर तरह की चीजें, हर तरह की चीजें आपको पता ही है, आरसीबी, सीएसके, एमआई, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज कल्चर्स, ऑल ऑफ दीज फैंस, आरसीबी खासकर। एनीवे, तो ये सब चीजें आ जाती हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट बढ़ता है, इंडिविजुअल्स और फैंडम कम्युनिटीज में बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती हैं, ऑनलाइन लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, कीबोर्ड वॉरियर निकल आते हैं एंड स्टोरियां लगाते हैं लोग उल्टी सीधी, तो ट्रोलिंग होती है हर टाइप से, तो दैट्स देयर एंड इट कैन ऑब्वियसली अफेक्ट मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल। राइट, पैरासोशल रिलेशनशिप्स एंड बाउंड्री इश्यूज। पैरासोशल रिलेशनशिप्स लोग फॉर्म कर लेते हैं बहुत खतरनाक, कि ओ हमारा फैन, हमारा बादशाह, हमारा गॉड, हमारा whatever celebrity, this particular celebrity and this is the great, सर पे चढ़ा देना लोगों को। इट्स डम बेसिकली। राइट, प्रेशर ऑफ कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस, पीयर प्रेशर हो गया, कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन हो गई, कम्युनिटी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, चाहे वो गलत है सही है, लेकिन आप कर रहे हो। टॉक्सिक फैंस हो सकते हैं, टॉक्सिक हरासमेंट हो जाती है लोगों की, तो दिस कैन बिकम अ bigger issue. This becomes a bigger issue all the time. Navigating social justice is activism. बहुत सी चीजें, फैन एक्टिविज्म बाय इमेज, ओके। बहुत सी चीजें हैं कि लोग हर काफी चीजों को जस्टिफाई कर देते हैं, बहुत सी खराब चीजों को जस्टिफाई कर देते हैं इन द नेम ऑफ फैन फॉलोइंग एंड एवरीथिंग, तो दैट कैन बी अ बिगर बिगर इशू। Future trends. The future of social media communities poised for significant evolution driven by advancement in technology. Okay. Obviously चीजें हैं कि डिजिटल जो एवोल्यूशन हो रहा है उससे ऑब्वियसली चीजें बढ़ेंगी, ऑब्वियसली बहुत सी चीजें आएंगी, बहुत सी खराब चीजें आ सकती हैं, अच्छी चीजें आ सकती हैं, बहुत सी चीजें, राइट। एंड ऑब्वियसली जितने भी एवोल्यूशन हो रहा है इससे ऑब्वियसली फैन इंटरेक्शंस बढ़ेंगे, सोशल इंटरेक्शंस हो सकते हैं, पैरासोशल रिलेशनशिप्स में बढ़ोतरी होगी, लोग ज्यादा फोन में टाइम बिताएंगे, फेवरेट फैन कल्चर्स बन जाएंगे, shit like that, you name it, a lot of things, so there are a lot of stuff, right? And what I personally believe is कि फैन कल्चर ठीक है,
मतलब कुछ हद तक ठीक है, एडमायर करो, कोई बात नहीं, बढ़िया है। एडमायर किया जा सकता है, बढ़िया चीज है, अच्छी बात है, करो एडमायर, लेकिन डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलो, डोंट बी अ ब्लाइंड भक्त, डोंट बी अ ब्लाइंड ओके, मतलब एकदम भक्त बन जा रहे हो इंसान की, तो वो भक्ति करना, दैट्स काइंड ऑफ that's kind of dumb, that's kind of bullshit. So that's what I feel, and um, that's about it. कि ठीक है, एडमायर करो इंसान को, लेकिन मतलब भगवान क्यों बनाना है उसको? तो that's what I feel. भगवान मत बनाओ किसी को भी, दिमाग का यूज करो, देखो क्या चल रहा है, एंड सी थिंग्स ऑब्जेक्टिवली, राइट? भगवान न बनाओ किसी को भी, गलत चीजों को जस्टिफाई मत करो, फालतू में लोगों से लड़ो मत चीजों को लेके, मजाक को मजाक की तरह लिया करो, a lot of things. That's about it. That was my video. I hope you got something to learn from it. Thank you very much, and I'll take your leave. I hope you like this video. Bye bye. Take care.